तो यहाँ पर रैंकाइन साइकिल, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना होगा कि रैंकाइन साइकिल आई क्यों। देखिए अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे बहुत ईजी करके बताऊंगा, पूरा वीडियो आपको समझ में आएगा और वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल दिमाग में आके फिट हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि हम रैंकाइन साइकिल का यूज़ क्यों करते हैं। जब हमारे पास कार्नोट साइकिल है तो हम रैंकाइन का यूज़ क्यों करते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमारी कार्नोट साइकिल है, कार्नोट की बात करते हैं जो, और रैंकाइन, यहाँ पर इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ये होती है थियोरेटिकल, ठीक है, और ये हमारी क्या है, प्रैक्टिकल। देखिए थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, इसका मतलब ये है कि जो हमारी कार्नोट साइकिल है हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल है, इसकी जो इफ़िशेंसी होती है बहुत ज़्यादा होती है। प्रैक्टिकल साइकिल, रैंकाइन साइकिल की इफ़िशेंसी जो हमेशा कार्नोट से कम होती है, क्योंकि देखिए थ्योरेटिकल चीज़ और प्रैक्टिकल चीज़ दोनों अलग अलग है ना। तो जो रैंकाइन साइकिल है वो इसलिए आई थी क्योंकि कार्नोट साइकिल एक थ्योरेटिकल साइकिल थी, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है रैंकाइन ने प्रैक्टिकल साइकिल लेके। यहाँ पर मैं आपको 3 ग्राफ बताऊंगा। जैसे कि मैंने कार्नोट में बताया था कि कार्नोट साइकिल में क्या है कि वहाँ पर हमारा पीवी डायग्राम इंपॉर्टेंट, देखिए दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट था, बट हमने शुरुआत किससे की थी, पीवी से शुरू हुए थे। लेकिन हम यहाँ पे रैंकाइन में क्या करेंगे, टीएस डायग्राम से शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 डायग्राम बनने हैं, पीवी, टीएस और एचएस, है ना। तो मैं पूरा अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए कैसे बनता है। सबसे पहली चीज ये देखिए, आप देखिए, है ना, सबसे मेन जो है टीएस है और पीवी का यहाँ पे बना लेते हैं और एचएस का यहाँ बना लेते हैं। एचएस का छोटा सा बनाते हैं, ठीक है। अब ये ग्राफ बन गया तीनों। हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, टीएस से शुरू करनी है। तो देखिए तीनों का ग्राफ सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप यहाँ से शुरुआत कीजिए इस तरीके से। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, है ना। इसमें भी वही कीजिए, ठीक है। अब इसमें से थोड़ा सा डिफरेंस कर दीजिए, शुरू वहीं से हो, ख़त्म थोड़ा यूँ कर दीजिए, है ना। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए साइकिल शुरू होने से पहले आप कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। कौन कौन सी चीज़ें जानना ज़रूरी है, देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ देखिए कि जो हमारी रैंकाइन साइकिल है वो प्रैक्टिकल साइकिल है। अभी मैंने आपको ये बताया, तो कैसे प्रैक्टिकल साइकिल है। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, यहाँ पर क्या होता है, पंप, समझना। ये क्या है, हमारा पंप, है ना। पंप के बाद क्या आता है हमारा, आपको पता है, पंप के बाद क्या आता है यहाँ पर, बॉयलर, ठीक है। अब उससे पंप से पहले क्या आएगा, कंडेंसर, ठीक है। और उससे पहले क्या आएगा, टरबाइन। ये हमारी क्या है कि 4 चीज़ें हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो बहुत इजी होने वाला है। उसके बाद फिर क्या आ जाता है, ये इस तरीके से हमारी साइकिल क्या होती है, चलती है। यहाँ पर देखिए उल्टा बन गया, एरो को इस तरीके से कर दीजिए। ऐसी हमारी साइकिल क्या होती है, चलती है। अब यहाँ पर से आप समझिए, मैं आपको यहाँ से बनाना बताऊँगा। अब आप यहाँ पर डायग्राम देखिए और ये वाला डायग्राम समझिए। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ किसकी, यहाँ से हमारा डायग्राम चालू होगा बनना, तो इस तरीके से थोड़ा स्ट्रेट जाएगा, समझना। अब यहाँ से जो स्ट्रेट गया इसको हम नंबर कितना देंगे, 4 से 3 देंगे, ठीक है। अब 4 से 3 दिया। अब यहाँ पे आप 2 चीज़ें समझिए। सबसे पहली चीज़ एंट्रोपी जो है, यहाँ पर आप देख रहे सीधी लाइन है, मतलब यहीं पे दोनों बनेगा, 4 भी और 3 यहीं पे आएगा, यानी कि S4 और S3 बराबर हो। तो ये क्या है, S3 S4। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, आप समझिए। इसको हम कह सकते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक। देखिए 2 नाम होते हैं, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, आइसेंट्रोपिक, ठीक है। एंट्रोपी कांस्टेंट है, यानी रिवर्सिबल एडियाबैटिक या फिर आइसेंट्रोपिक कह सकते हैं। अब इतना हमने किया। अब जब भी आप देख रहे हैं कि 4 से 3 गया, अब इसमें से हमारा कौन सा है जो यहाँ पे वर्क दे रहा है। देखिए एंट्रोपी कांस्टेंट है और टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है
तो आप समझ जाना कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है तो जो हमारा वर्क हो रहा है पंप से, यानी कि यहाँ से 3 से 4 की ओर, समझ जाना। पंप क्या होता है, जब भी हम किसी, बेसिक सी बात है, जब हम किसी चीज़ को पंप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्रेशर बढ़ता है। वो हम यहाँ पे दिखाएंगे, इस डायग्राम में प्रेशर बढ़ेगा, वो मैं बताऊँगा। जैसे ही हम क्या करेंगे, थोड़ा सा किसी चीज़ को पंप करते हैं तो आप देखना कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है किसी भी चीज़ का। जब उसके अंदर मूवमेंट आएगी उसका थोड़ा सा टेम्परेचर, इसलिए ज़्यादा नहीं बनाया, थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया हुआ। अभी जब इंक्रीज़ हो गया आप देख सकते हैं, यानी कि वाटर जो है 3 से 4 की ओर चला गया है। अब बात देखिए, अब यहाँ से आपको लिंक मिल गई, 4 से 3, 1 से 1 पे जाएंगे। इसका मतलब ये जो दिख रहा है टरबाइन और बॉयलर, अब देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसका इस तरीके से बनेगा, इतना जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर तक ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। इस तरीके से गया और फिर उसका ये गया और ऐसे बनता है। अब ये क्यों होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये इस तरीके से ग्राफ होता है और ये वाला जो पॉइंट होता है ये 1 पॉइंट होता है। अब मैंने इसको 1 क्यों नहीं दिया, यहाँ पर बात आती है कि मैंने इसको 1 क्यों नहीं दिया और इसका ग्राफ ऐसा बना क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए क्या होता है कि आप जैसे वाटर की बात करते हैं तो वाटर क्या है कि यहाँ से 3 से 4 यानी पंप किया, बॉयलर में गया। अब बॉयलर यहाँ पर है, हीटिंग चालू हुई। अब जब इसकी हीटिंग चालू होगी तो आप देख रहे हैं टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, हीट जब हो रही टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है आप देख सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है कि जो ये वाला पोर्शन है, मतलब कि ये वाला पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन क्या है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है। और जो ये वाला पोर्शन है आप ये देख रहे हैं, ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, वेट स्टीम कह सकते हैं आप इसको, मतलब कि इसमें पानी और स्टीम दोनों है। और जो ये वाला जैसे यहाँ पे आएगा ये क्या हो जाएगा हमारा ड्राई स्टीम। और जो इधर के बाहर का ये वाला पोर्शन है ये क्या हो जाएगा हमारा सुपर हीटेड। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं सुपर हीटेड स्टीम। मैंने सब चीज़ आपको समझा दी है इस ग्राफ में। आप थ्योरी भी लिखेंगे ना तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ग्राफ के जो उधर का पोर्शन है वो क्या सुपर हीटेड है, ऐसा ऐसा पूरा अच्छे से आप लिख सकते हैं। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ आप, क्योंकि थोड़ा सा मैं डायग्राम सिस्टमेटिकली देखना हो। अब हम आ गए टरबाइन में। अब देखिए इसको रफ कर देता हूँ। पहले इतना सारा जो गुचुड़ पुचुड़ हो गया है आप फिर से लिख लेना, मैं और आगे थ्योरी में भी बताऊंगा जब थोड़ी सी थ्योरी जो हम लिखेंगे, है ना। अब ये हमारा क्या हो गया इस तरीके से, आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या होगा ग्राफ बन गया, है ना। अब ये ऊपर, अब यहाँ से क्या होगा कि इस तरीके से नीचे आएगा और यहाँ से जुड़ जाएगा। ये जो नीचे आया है ना ग्राफ, ये क्या है हमारा यहाँ पर 2, इसको हम 2 नहीं कहेंगे। 2 किसको कहेंगे देखिए, इसलिए नहीं कहेंगे, 2 इस वाले पॉइंट को कहेंगे। आगे बताऊंगा ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, ये अभी मैं बताऊंगा। देखिए जब 1 से 2 में आए तो 1 से 2 में आए यानी कि ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो जब हम टरबाइन से हमने वर्क डन ले लिया, टरबाइन से हमने वर्क डन ले लिया, यानी 1 से 2 की प्रोसेस में हमने जब वर्क डन लिया तो वर्क डन लेने के बाद क्या होगा, स्टीम थोड़ी सी ठंडी होगी और यहाँ से जब कंडेंसर में आएगी तो कंडेंसर में आने से और ठंडी हो जाएगी। और ये जो आप देख रहे हैं ना टेम्परेचर पूरा कम हो जाएगा। मतलब जो 2 से 3 की प्रोसेस है, 2 से 3 की प्रोसेस है, वो पूरा जो स्टीम को है वो वाटर में कन्वर्ट कर देगा पंप में आने से पहले। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि ये लिखा है। अब बात आती है कि मैंने यहाँ क्यों नहीं लिया। मैंने अभी आपको बताया कि जो ये वाला पोर्शन है क्या है सुपर हीटेड का है, यानी कि मैं इसको 1 डबल डैश कह सकता हूँ, इसको 2 डबल डैश। और यहाँ पर किसके लिए होगा, बेड स्टीम के लिए होगा, इसको हम 1 डैश दे देते हैं, इसको 2 डैश दे देते हैं। और ये जो ये वाला है ड्राई स्टीम की, इसका मतलब यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी 1 के बराबर होगी, यहाँ पर x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी और यहाँ पर x की वैल्यू जो है 1 से कम होगी। तो इस तरीके से हम नोट कर सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा TS डायग्राम, बहुत सिंपल है। इससे अगर आप करेंगे तो ये इजी पड़ जाएगा, है ना। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ हमारे PV डायग्राम की, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने आपको पता है कि टरबाइन हमें क्या होता है वर्क डन देता है, यानी वर्क डन देता है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़
जो आप प्रोसेस होती है 2 से 3 की, यानी कि जब हम कंडेंसर से पंप की ओर जाते हैं और जब ये वाला पूरा एरिया जब हम कंडेंसर में यूज़ करते हैं, यानी कि जब कंडेंसर ठंडा करता है तो 2 से 3 के बीच की जो प्रोसेस है ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं, हीट का रिजेक्शन होता है ना, हीट का रिजेक्शन। और जब हम बॉयलर से टरबाइन की ओर आते हैं तो ये वाली जो पूरी प्रोसेस होती है वो क्या होती है, हीट एडिशन। ठीक है, या फिर हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों, अभी ग्राफ बता देगा आपको क्यों। देखिए इस तरीके से बनता है कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब ये ग्राफ भी जो बन रहा है ना, ये ग्राफ भी उसके लिए ही बन रहा है, 1 डबल डैश 2 डबल डैश 2 1 1 डैश। ये क्या है हमारा, ये क्या शो कर रहा है, प्रेशर, और ये क्या शो कर रहा है, वॉल्यूम। अब देखिए इस ग्राफ से रिलेट करना चाहे तो आप कर सकते हैं कि जब हमारा देखिए 1 से 2 डैश, आप देखिए 1 से जब 2 गए, यानी कि 1 से 2 जब गए तो हमारा क्या हो रहा था, 1 से 2 जाने पे आप देख सकते हैं कि टरबाइन जब कंडेंसर में जा रहे थे तो हीट कम हो रही थी। आप देख सकते हैं हीट कम हो रही है ना, और जब हीट कम होती है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि प्रेशर जो है कम हो रहा है। तो आप देखिए जब हीट कम हो रही है तो प्रेशर डेफिनेटली कम हो रहा है, क्योंकि हम किसी चीज़ को ज़्यादा कंप्रेस करते हैं तो उसकी हीट बढ़ती है। अब ये जैसे प्रोसेस 3 से 4 की है, 3 से 4 की जो प्रोसेस है, पंप से हम बॉयलर पे जा रहे हैं, देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि हम कंप्रेशन कर रहे हैं। पंप क्या कर रहा है, कंप्रेस करके पंप कर रहा है तो बॉयलर के पास वाटर जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो 3 से 4 के बीच की प्रोसेस है उसमें प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये बनेगा। और इस प्रोसेस में 4 से 1 में क्या देखें आप, यहाँ पे भी हीट जो हो रही जुड़ती है और यहाँ से हीट जो है रिजेक्ट होती है, सब सेम रहेगा। अब बात कर लेते हैं हमारी इंथैल्पी की। ठीक है, तो इंथैल्पी का देखिए ग्राफ किस तरीके से बनेगा। तो देखिए एंट्रोपी का ग्राफ इस तरीके से बनेगा, यहाँ से शुरू होगा, इस तरीके से एंट्रोपी का ग्राफ बनेगा और ये इस तरीके से, ये फिर वही हो जाएगा 1 2 1 डबल डैश 2 डबल डैश 1 डैश 2 डैश, और इस तरीके से ये मतलब कि आपकी 4 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगा, और इस तरीके से सारी प्रोसेस बन जाएंगी। आपको पता है यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एरो दे सकते हैं कि साइकिल इस तरीके से चल रही है, यहाँ पे भी दे सकते हैं। है ना, तो ये सारी जो 3 जो है आपके देख रहे हैं आप, तीनों डायग्राम, अगर देखिए आपने ये समझ लिया तो आपको डायग्राम में ना इजी, मतलब कि डायग्राम आपने समझ लिया तो थ्योरी लिखना इजी हो जाएगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे थ्योरी के पोर्शन पे, जो कि इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको मैं रफ कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ प्रोसेस हम 1 से 2 की बात कर लेते हैं। प्रोसेस 1 से 2 की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 1 से 2 में क्या हो रहा है, 1 से 2 में क्या हो रहा है, प्रेशर घट रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं 1 से 2 में क्या हो रहा है, एंट्रोपी कांस्टेंट है। आप देख सकते हैं एंट्रोपी कांस्टेंट यानी कि S1 इजिकल्स टू S2 है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसेंट्रोपिक कह सकते हैं, 1 से 2 प्रोसेस ये है। ठीक है, हम प्रोसेस 2 से 3 की बात कर लेते हैं। प्रोसेस 2 से 3 की जब बात करेंगे तो आप देख सकते हैं इसको हम क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर। क्यों कह सकते हैं, आप देख रहे हैं ना यहाँ से यहाँ तक ये जो यहाँ बना हुआ है, यानी P2 इजकल्स टू P3 है, देख रहे हैं ना आप, P2 इजकल्स टू P3 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर, और इसमें क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर के साथ साथ हीट रिजेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम किसकी, 3 से 4 की ओर। फिर वही आ गया रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, और आइसेंट्रोपिक, और 4 से 1 में क्या है, कांस्टेंट प्रेशर और हीट एडिशन। तो
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि ये 4 प्रोसेस है कि किस प्रोसेस में क्या हो रहा है। पहले मैंने ये इसलिए लिखा कि आपको एक फ्रेमवर्क मिलना चाहिए कि प्रोसेस में हो क्या रहा है। अब इसके आगे थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जोड़ना नहीं पड़ेगा। इस तरीके से देखिए, जैसे कि रिवर्सिबल, एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक लिखा है, आप देख रहे हैं कौन सी प्रोसेस 1 to 2 में। तो जब रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये हो कहाँ रही है? डायग्राम में आपने कहाँ देखा था 1 to 2 प्रोसेस कहाँ हो रही थी? इन टरबाइन सेक्शन में, ठीक है। और ये कांस्टेंट प्रेशर आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 से 3 के जो जा रहे हैं। तो जब आप यहाँ पे देखें 2 से 3 की ओर जब जा रहे थे तो ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही थी? टरबाइन का 3 कौन सा था? कंडेंसर, ठीक है, कंडेंसर सेक्शन। और जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है 3 से 4 की, ये कहाँ पे हो रही है? 3 से 4 कहाँ हो रही है? आपको पता है कि 3 से 4 जो हो रही थी वो हो रही थी हमारी पंप में, और पंप सेक्शन। और जो हमारा 4 से 1 है वो कहाँ पे हो रहा है? 4 से 1 आप देख सकते हैं, 4 से 1 जो है ना इन बॉयलर सेक्शन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि ये लिख सकते हैं। अगर आपने ये डायग्राम और आप जो मैंने हीट यहाँ पे 4 बनाया था, वो जो 4 सेक्शन बनाए थे, उस तरीके से आपने और ये लिख दिया तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। उसके बाद तो एग्जामिनर आपका देखेगा ही नहीं अंदर आपने क्या लिखा है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया। अब देखिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की? कंडीशंस की। 3 कंडीशंस है। अब ये कंडीशंस कौन सी हैं? बहुत ईजी है। सबसे पहली चीज़ जो आपको 1 से 2 दिख रहा है यहाँ पर, ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं आखिरी में बताऊँगा। तो ये जो 1 से 2 है ये क्या है हमारा? और ड्राई स्टीम एवं टरबाइन सेक्शन। उसके बाद आप दूसरी चीज 1 से जो 2 देख रहे हैं, ये क्या है? वेट स्टीम है इन टरबाइन सेक्शन, ठीक है। ये आप लिख लें। 1 डबल डैश से 2 डबल डैश जो है ये क्या है? सुपर हीटेड स्टीम इन टरबाइन सेक्शन। तो ये देखिए इस तरीके से आप, ये 3 कंडीशंस है, बहुत इजी है। देखिए जैसा सिस्टमेटिक बता रहा हूँ, सबसे पहले डायग्राम, उसके बाद वो जो मैंने कुछ पॉइंट लिखे थे वो, उसके बाद ये 3 कंडीशंस, उसके बाद हम फाइनली आते हैं सबसे मेन चीज़ पे, इसको रफ करने का। फाइनली सबसे मेन चीज़ पे आते हैं जो कि होती एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी निकालने का सबसे सिंपल ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक नहीं है, ऐसा होता है कि जो इफिशिएंसी होती है, ठीक है, थर्मल रैंकाइन। देखिए रैंकाइन की थर्मल इफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। तो इफिशिएंसी की बात जब भी हम करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए सबसे चीज़ जो होता है वो डब्ल्यू नेट अपॉन हीट सप्लाइड। अब मैं आपको बताता हूँ, ये लिखा है। समझने की बात ये है, जब भी हम बात करेंगे इफिशिएंसी की, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हीट दे रहे हैं, हीट को दे रहे हैं, तो हमें वहाँ से कितना वर्क डन मिल रहा है। हमने यहाँ पे QS यानी कि हीट इतनी सप्लाई की, हमें W नेट कितना मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं W नेट कितना मिल रहा है, WT माइनस WP अपॉन QS। मतलब कि वर्क डन बाय टरबाइन, ठीक है, या फिर वर्क डन बाय पंप, यानी कि टरबाइन माइनस पंप अगर आप कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा नेटवर्क डन मिल जाएगा, यानी कि थर्मल इफिशिएंसी मिल जाएगी किसकी? रैंकाइन साइकिल की। इस तरीके से अब इसके आगे भी हम बात कर लेते हैं। देखिए WT लिखा हुआ है, तो WT क्या है? वर्क डन, मतलब टरबाइन ने जो वर्क किया है। तो टरबाइन ने अब वर्क किया है, यानी कि अब हम बात करते हैं हीट की। हमें तीसरा ग्राफ यहाँ पर यूज होगा जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे। आप देख रहे हैं टरबाइन का सेक्शन कौन सा था, पहले भी आपको बताया था 1 से 2 है टरबाइन। तो 1 से 2 टरबाइन है, यानी कि इसको हम H1 कह सकते हैं और इसको H2 कह सकते हैं। अब आपको ये चीज़ पता होगी ना, ये चीज़ तो बेसिक है कि देखिए जब हमने यहाँ पर हीट किया, यहाँ से हीट किया, यहाँ तक हीट किया, तो यहाँ पर हीट ज़्यादा होगी कि यहाँ पर हीट ज़्यादा होगी? आप बताइए। हीट बेसिकली यहाँ पर ज़्यादा होगी क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर टेम्परेचर वैसे ही ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा होगी, यानी कि जो H1 है, ठीक है, H1 है वो ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? H2 के कंपैरिजन में।
H2 कौन सा है? ये है, ये वाला जो पोर्शन है, मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है हमारा HF4 है। अभी F क्यों लिखा है ये भी बता देता हूँ। F इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है आपका, यहाँ से यहाँ का जो पोर्शन है ये पूरा वाटर है। वाटर कैसे? हमने कंडेंसर लगाया, आपको पता है हीट रिजेक्टिव, पूरी हीट निकाल दी तो स्टीम वापस वाटर बन गई यहाँ से। अब वाटर को जब हमने पंप किया तो ये वाटर है, इसलिए हमने ये फ्यूल लिखा है, फ्लूइड लिखा है, FLUID, फ्लूइड लिखा है। तो ये हमारा फ्लूइड हो गया, है ना। अभी फ्लूइड हो गया, और एक चीज़ कौन सी है? ये वाली HF3। ये 4 चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो आप किसकी बात कर लेते? टरबाइन ने जो वर्क किया 1 से 2 की बात कर लेते। तो यहाँ पर हीट ज़्यादा है, यहाँ पे हीट कम है, यानी कि H1 माइनस H2 सबसे पहली चीज़। अब एक और माइनस आएगा। अब बात कर लेते WP की, पंप 3 से 4 हुआ, यानी कि क्या होती है? HF4 माइनस HF3। अब देखिए हमने यहाँ पे पहले क्यों लिखा है HF4 को? क्योंकि देखिए हीट ज़्यादा इसकी कम है, और जो ज़्यादा होती है उसे पहले ही लिखेंगे। अब बात कर लेते हैं किसकी? QS की। QS क्या है? QS क्या है? हीट सप्लाइड। हमने यहाँ हीट को दिया 4 से 1 की ओर, 4 से 1 की ओर दिया तो यहाँ हीट कम थी, यहाँ ज़्यादा थी, यानी कि क्या हो जाएगा? H1 माइनस HF4। सिंपल है। इस तरीके से आप क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन। और यही फाइनल रैंकाइन की जो होती है, यही इक्वेशन होती है। इसमें से आप फाइंड कर सकते हैं, इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। यही इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है एक टॉपिक के लिए, बट हाँ मैंने जितनी भी चीज़ें समझाई हैं, अगर आप इस पूरी वीडियोस को आपने देखा होगा ना, जो भी देखेगा कमेंट करके एंड में ज़रूर बताएगा कि बहुत ज़्यादा सीखने को मिला इस वीडियो से। वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, मिलेंगे और ऐसी एक और वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।